हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल बंडवाल। वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो आज तुम लोग का एग्ज़ाम ओवर हो गया, ठीक है ना। अब क्या है कि कुछ लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, बहुत लोगों का एग्ज़ाम एवरेज गया होगा और बहुत लोगों का एग्ज़ाम ख़राब गया होगा। तो अब स्टूडेंट्स मन में कहीं ना कहीं सोच रहा होगा कि आगे क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। बहुत सारा कन्फ्यूजन्स होगा माइंड में। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि अब आज रात को यूट्यूब में जो टीचर्स लोग आंसर की सॉल्यूशंस वगैरह अपलोड करेंगे, जो आज क्वेश्चन पेपर का, उसको भी देख लेना चाहिए। अब क्या है कि वो आंसर की देखना है या फिर जो सॉल्यूशन टीचर्स लोग अपलोड करेंगे यूट्यूब में उसको देखना है कि नहीं देखना है, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब देखो क्या है कि लास्ट 1 साल से तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि कम से कम 2-3 दिन खुद का माइंड को रिलैक्स दो, खुद का माइंड को आराम दो। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 1 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब जो लास्ट का 2 महीना है उस समय तो रिगोरसली पढ़ाई करता है स्टूडेंट्स लोग। अब उसमें भी क्या है कि मान लो आज जाके अगर मान लो यूट्यूब में सॉल्यूशन देख लिया, आंसर की देख लिए हैं, ठीक है। और अगर नहीं होता है, नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब आया, तो फिर से पूरा स्ट्रेस में आ जाएँगे, फिर से पूरा नहीं होता है, दिमाग ख़राब होने लगेगा कि भैया आगे क्या करें, आगे क्या नहीं करें, बहुत सारा कन्फ्यूज़न आने लगेगा। तो क्या है कि ऑब्वियसली आंसर की तो देखना ही है, सॉल्यूशंस वगैरह तो देखना ही है। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 2-3 दिन का ब्रेक ले लो, 2-3 दिन रिलैक्स कर लो, एन्जॉय कर लो लाइफ़ को। क्योंकि देखो, हम लोग 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। अब अगर मान लो 2-3 दिन भी अगर हम लोग दिमाग को थोड़ा आराम नहीं देंगे, तो कहीं न कहीं हेल्थ इश्यू बढ़ सकता है। मतलब हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि मेंटली अगर कोई बंदा इफ़ेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो कहीं न कहीं डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और डिप्रेशन एक काइंड ऑफ बोल सकते हो कि बीमारी टाइप का है, जो तुम्हारे शरीर को अंदर ही अंदर खाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 2-3 दिन का ब्रेक ले लो, अच्छे से एन्जॉय कर लो। उसके बाद फिर सॉल्यूशंस वगैरह, आंसर की वगैरह देखना। अब क्या है कि उसमें भी 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। अब 3 कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें से किनको आज सॉल्यूशन देखना चाहिए, आंसर की देखना चाहिए, जो यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करेंगे टीचर्स, और किनको नहीं देखना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि हर स्टूडेंट्स नहीं रुक सकता कि हम नहीं, हमको सॉल्यूशन के लिए या आंसर की के लिए हम 2 दिन, 3 दिन रुक जाते हैं। हर स्टूडेंट के अंदर वो क्या बोलते हैं, पेशेंस नहीं होता, ठीक है। तो किस स्टूडेंट को देखना चाहिए और किस स्टूडेंट को नहीं देखना चाहिए, वो हम थोड़ा-सा बता देते हैं। तो 3 कैटेगरी के आज स्टूडेंट्स होंगे। एक वो जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, एक वो जिनका एग्ज़ाम एवरेज गया होगा, और तीसरा वो जिनका एग्ज़ाम खराब गया होगा। तो जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, उसमें भी अब 2 सब कैटेगरी के लोग हैं, कि जिनको यकीन है कि उनका जो रैंक है बहुत अच्छा आने वाला है। मतलब इतना अच्छा आने वाला है कि आईआईटीज़ एकदम कन्फर्म है, टॉप आईआईटीज़, या फिर अगर पीएसयू है, अगर मान लो मैकेनिकल, सिविल, कोई मतलब अदर ब्रांचेज़ के स्टूडेंट्स हैं जिनको पीएसयू से मतलब है, तो उनका पीएसयू अच्छा, पीएसयू फिक्स है। तो कहीं न कहीं उनको पता है कि हाँ, मेरा अच्छा रैंक आने वाला है। तो पहले कैटेगरी में भी पहला सब कैटेगरी है, और दूसरा सब कैटेगरी ये है कि जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है, लेकिन उनको कन्फर्म अभी तक नहीं पता कि उनका नंबर कितना आएगा, उनका मार्क्स कितना आएगा। तो यहाँ पर ये कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न में है कि हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया हो, ठीक है? जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, तो हो सकता है कि भले ही बढ़िया एग्ज़ाम गया है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम रैंक आ जाए। तो अब मान लो कि जिसका बढ़िया एग्ज़ाम गया है और उसके अंदर भी जिसको कन्फर्म पता है कि हाँ, मेरा अच्छा रैंक आ जाएगा, तो वो लोग भाई जाके सॉल्यूशंस और आंसर की देख लो। वो लोग देख सकता है, क्योंकि उनको कहीं न कहीं अच्छे से पता है कि उनका अगर कुछ गलत भी हो गया, तो उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो वो जाके अपना सॉल्यूशन भी देख सकता है, आंसर की भी देख सकता है, ठीक है ना? क्योंकि अच्छा ही है कि आंसर की देख लिया, सॉल्यूशन देख लिया, तो जो अंदर से एंग्ज़ायटी है, क्या है, क्या नहीं है, कैसा रैंक आएगा, तो एक क्लियरेंस आ जाएगा कि हाँ भैया, मेरा इतना रैंक ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज इतना रैंक आ जाना चाहिए। अब जो दूसरे सब कैटेगरी के लोग हैं, जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है, उसमें जो दूसरे सब कैटेगरी के लोग हैं, कि जिनको कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न है कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा गया है, लेकिन हम कन्फर्म नहीं है कि मेरा कितना सही है। हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण मेरा गलत हो गया हो ज़्यादा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक्स के कारण मेरा गलत हो गया हो ज़्यादा। तो अब उस स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि 2-3 दिन का वेट कर लो, 2-3 दिन का ब्रेक ले लो, एन्जॉय कर लो, ठीक है ना? क्योंकि कहीं न कहीं तुमको कॉन्फिडेंट नहीं है कि तुम्हारा कितना सही है और कितना गलत है। भले तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा गया है, 80 प्लस नंबर का, 90 प्लस नंबर का बना के आया है, लेकिन कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। तो उसको मेरा सजेशन रहेगा कि 2-3 दिन का ब्रेक ले लो, ठीक है ना? और एन्जॉय कर लो ये 2-3 दिन, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, कहीं बाहर घूमने जाओ। उसके बाद 2-3 दिन बाद क्या है कि तब तक बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो भी अपलोड हो चुका होगा। तो उसमें तुम लोग जाके फिर अपना सॉल्यूशंस और आंसर की मैच कर सकता है, और उसके बाद से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है? जिस तरह से जो प्लानिंग है उसके बाद से कर सकता है।
अब आते हैं दूसरे कैटेगरी में। दूसरे कैटेगरी में वो हैं जिनका एग्ज़ाम एवरेज गया है। तो जिनका एग्ज़ाम एवरेज गया है, अब हो सकता है कि उनका एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही रैंक आ जाए, या फिर अगर उनको लग रहा है कि एवरेज रैंक आएगा तो एवरेज ही रैंक आ जाए। तो कहीं न कहीं वो डायलेमा में है, क्योंकि मान लो कोई 70 नंबर का बना के ही आया है। अब 70 नंबर में उसको नहीं पता कि कितना सही है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, क्योंकि अगर 70 नंबर में उसको 65 प्लस चाहिए एक अच्छा रैंक लाने के लिए, तो उसको नहीं पता, क्योंकि 70 नंबर का बनाया ही है, और अगर मान लो 10 से 15 नंबर गलत हो गया तो फिर वो तो कोई फिर नहीं होता, अच्छा रैंक तो आने से रहा, नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर 70 नंबर का बना के आया और उसमें 65 अगर सही हो जाए, तो ऑब्वियसली फिर एक अच्छा रैंक आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो कहीं न कहीं क्या है कि इसका एग्ज़ाम तो एवरेज गया है, लेकिन अब इसका क्वेश्चंस की एक्यूरेसी कितना है, उस पे इसका रिज़ल्ट डिपेंड करता है। तो अब इस तरह के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि भैया 2-3 दिन तुम रुक जाओ, 2-3 दिन अपना एन्जॉय कर लो, मस्ती कर लो, जो भी करना है, ठीक है? और उसके बाद फिर जाके सॉल्यूशन और आंसर की देखो, और उसके बाद जो तुम्हारा रैंक वगैरह जो लग रहा है कि हाँ, इस तरह का रैंक मेरे को मिल सकता है, एवरेज रैंक है, तो भैया ठीक है, उस हिसाब से प्लानिंग करो। खराब रैंक है तो उस हिसाब से प्लानिंग करो, अच्छा रैंक है तो उस हिसाब से प्लानिंग करो। तो सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को भी रुक जाना चाहिए 2-3 दिन, 2-3 दिन एन्जॉय कर लो, ब्रेक ले लो, ठीक है? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स वगैरह के साथ टाइम स्पेंड करो, और उसके बाद फिर आंसर की वगैरह सॉल्यूशंस वगैरह तुम यूट्यूब में जो टीचर्स अपलोड करेंगे या फिर जो पीडीएफ अपने साइट पे अपलोड करेंगे, उसमें से तुम लोग देख सकते हो। अब जो थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है कि मेरा एग्ज़ाम ही खराब गया है, तो वो लोग क्या करें? अब वो लोग देखो, आंसर की देखें, सॉल्यूशंस देखें, नहीं देखें, मतलब नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं उनको पता है कि मेरा एग्ज़ाम खराब जा चुका है। तो ऑब्वियसली जब एग्ज़ाम खराब जा चुका है तो कोई एंग्ज़ायटी वगैरह नहीं होना चाहिए कि आंसर की देखें, सॉल्यूशन देखें या नहीं देखें, क्योंकि देखो, नहीं देखो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह के स्टूडेंट्स को तो बोलना कि 2-3 दिन का ब्रेक ले लो, कहीं न कहीं मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए कि 2-3 दिन वो पेशेंस रखना, क्योंकि एग्ज़ाम जब खराब जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है। मतलब मेरे को पता है कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है? इस सिचुएशन में 2-3 दिन मस्ती करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन तुमको ये बात समझना पड़ेगा कि मान लो तुम ड्रॉप लेने वाला है, मतलब जो भी तुम्हारा कुछ प्लानिंग होगा या फिर तुम प्लानिंग करने वाला है, तो ऑब्वियसली फिर एक नहीं होता है कि तुम रिगरस पढ़ाई शुरू करेगा, और रिगरस पढ़ाई अगर तुम शुरू करने वाला है तो बीच में थोड़ा-सा तुम्हारे दिमाग को रिलैक्स चाहिए, थोड़ा-सा तुम्हारे दिमाग को आराम चाहिए, क्योंकि अब फिर से तुम 1 साल का लंबा जर्नी तय करने वाला है। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि 2-3 दिन का भी नहीं, क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम खराब गया है, तो कम से कम 1 हफ्ते का ब्रेक ले लो। दोस्तों के साथ घूमने जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, ठीक है? जितना मस्ती करना है कर लो, क्योंकि तुमको पता है कि तुमको 1 साल फिर से डिवोट करना है गेट के प्रिपरेशन के लिए। तो इसीलिए क्या है कि थोड़ा-सा नहीं होता है, थोड़ा मस्ती-वस्ती कर लेते हैं 1 हफ्ता, ताकि फिर 1 साल अपना प्रिपरेशन में लग जाएँ। तो 3 कैटेगरी का स्टूडेंट किस तरह से उसको रिएक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारा कुछ बता दिया। और जो फर्स्ट कैटेगरी में जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है, उनके अंदर भी 2 सब कैटेगरी था, उनके लिए भी बता दिया कि उनको क्या करना चाहिए अगले 2-3 दिन। अब क्या है कि जो स्टूडेंट का एग्ज़ाम एवरेज गया या फिर जो स्टूडेंट का एग्ज़ाम खराब गया, कहीं न कहीं कुछ रीज़न्स होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होगा प्रिपरेशन में, जिसके कारण तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ या फिर एग्ज़ाम एवरेज गया। क्योंकि अच्छा कोर्स खरीदने के बाद भी और अच्छा से मेहनत करने के बाद भी अगर टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम आ रहा था, गेट एग्ज़ाम अच्छा नहीं किया, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न्स होगा, राइट? और अगर तुम लोग वो रीज़न फाइंड नहीं किया और वो रीज़न का सॉल्यूशन क्या होगा, क्या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा जो प्रॉब्लम के कारण मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं रहा या फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर उस प्रॉब्लम पे वर्क नहीं किया, तो बिलीव मी कि अगला साल तुम्हारा सिलेक्शन हो, उसका चांसेस बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। मतलब वहीं का वहीं स्टक रह जाओगे। बहुत बहुत लेस प्रोबेबिलिटी होगा कि तुम्हारा अगले साल से अच्छा रैंक से सिलेक्शन होगा। क्योंकि ना तुमको रीज़न पता है कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ इस बार, और ना उस रीज़न पे तुम काम कर रहे हो। तो इसीलिए रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम लोग खुद से वो रीज़न फाइंड कर पाया या फिर फाइंड कर सकता है कि हाँ, इस रीज़न या इस प्रॉब्लम के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो फिर बहुत बढ़िया बात है। तुम फिर अपना एक स्ट्रैटेजी प्रॉपर बना सकते हो और फिर अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन क्या है कि बहुत सारा स्टूडेंट खुद से रीज़न फाइंड नहीं कर पाता, खुद से वो प्रॉब्लम फाइंड नहीं कर पाता जिसके कारण उसका सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार। और अगर उस प्रॉब्लम को फाइंड नहीं किया है और उस प्रॉब्लम पे वर्क नहीं कर रहा, तो 1 साल ड्रॉप लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर तुमको वो प्रॉब्लम जानना है, वो रीज़न जानना है और वो प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है और मेरे को क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करना चाहिए इस बार, ताकि मेरा अगले बार का सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, तो तुम लोग मेरे से कंसल्ट कर सकता है।
ठीक है। 1-2 दिन पहले ही हम कंसल्टेंसी अपना लॉन्च किए हैं, हर ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किए हैं, ठीक है। वहाँ पर तुम मेरे साथ बुक का कॉल कर सकता है, ठीक है, पर्सनली मेरे से बात कर सकता है। वहाँ हम तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तुम्हारे प्रिपरेशन से रिलेटेड, तुम्हारे माइंडसेट से रिलेटेड, और उसके बाद फिर हम तुमको रीज़न बताएँगे कि क्या रीज़न रहा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, और क्या स्ट्रैटेजी तुमको फॉलो करना चाहिए थ्रू आउट द प्रिपरेशन इस साल, ताकि तुम्हारा नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। अब हम एक चीज़ नोटिस किए कि लोग फॉर्म तो भर रहा, लेकिन पेमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि वो लोग जब फॉर्म भर रहा और पेमेंट पेज पे जा रहा, तो लोग कहीं न कहीं वो पेमेंट एक बार कनेक्ट करने के लिए, एक बार में से कंसल्ट करने के लिए उसको वो पेमेंट ज़्यादा लग रहा है। लेकिन तुमको ये समझना पड़ेगा कि वो जो तुम एक टाइम पेमेंट कर रहे हो और एक टाइम कंसल्ट कर रहे हो, उस तरह का कंसल्ट तुमको में से बार-बार नहीं करना। ऐसा नहीं कि तुमको हर 15-20 दिन में से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, तुमको हर महीना कंसल्ट करने की ज़रूरत है, नहीं। एक बार तुम कंसल्ट कर लिया, तुमको सारा प्रॉब्लम पता चल गया, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है पता चल गया, तुमको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी पता चल गया, अब तुम इसी चीज़ के लिए में से हर महीना कंसल्ट थोड़ी करेगा, नहीं करेगा। तुम एक ही बार में से कंसल्ट करेगा, और हो सकता है एक बार कंसल्ट करो जब तुम्हारा टेस्ट सीरीज़ खराब जा रहा होगा नवंबर-दिसंबर के महीने में। ठीक है, तब तुमको मार्क्स कैसे इंप्रूव करना है टेस्ट सीरीज़ का, तब एक बार कंसल्ट करेगा। तो अब उस पर्सपेक्टिव से सोचो कि हाँ, ये एक बार जो हम कंसल्ट करेंगे, ये मेरा पूरा आगे का डायरेक्शन क्लियर कर देगा। 7-8 महीने फिर हमको कंसल्ट करने की किसी से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके लिए ये अमाउंट बहुत छोटा है भाई। ठीक है? हम कुछ भी फालतू में तुमसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? मेरे पास वो कैपेबिलिटी है, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, जहाँ पर हम तुमको प्रॉब्लम बता सकें तुम्हारा और उसका सॉल्यूशन बता सकें, और तुमको वो स्ट्रैटेजी बता सकें जिसको तुम फॉलो करेगा, तो तुम्हारा अगले साल सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँगे, और वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो 1 साल के लिए, जो अगला 1 साल तुम प्रिपेयर करेगा, उसके लिए वो अमाउंट बहुत ही छोटा है, ठीक है? और लिटरली वो अमाउंट बहुत छोटा है। अगर अपना लाइफ को तुम कंपेयर करेगा उससे, तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तुम लोग एक बार में अच्छे से उसको पे कर सकता है, लेकिन बस इसलिए लोग नहीं पे कर रहा है कि एक बार कंसल्ट करने के लिए, ठीक है, हम क्यों वो अमाउंट पे करें, हर बार हमको कंसल्ट करने के लिए इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो तुम लोग को ये समझना पड़ेगा कि तुम लोग को हर बार में से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग एक ही बार में से कंसल्ट करेगा, तुम्हारा सारा चीज क्लियर हो जाएगा, तुमको एक डायरेक्शन मिल जाए कि अच्छा हमको इस तरह से प्रोसीड करना है और इस तरह पूरा प्रिपरेशन करना है पूरे साल के दौरान। और हो सकता है नेक्स्ट बार जब तुम टेस्ट सीरीज दे रहा हो दिसंबर जनवरी में, तब तुमको एक बार में से कंसल्ट करने की जरूरत पड़ सकती है कि अगर टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहा है तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। बस इसी के लिए तुमको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए उस हिसाब से देखो तो ये अमाउंट ज़्यादा नहीं है। तो अगर तुमको लगता है कि हाँ, मेरे को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, मेरे को फिर से वो गलती नहीं करना जिसके कारण मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, तुमको वो प्रॉब्लम जानना है, उसका सॉल्यूशन जानना है, तो फिर बुक का कॉल कर लो, अपना स्लॉट बुक कर लो, ठीक है? और फिर अपना एक डायरेक्शन अच्छे से पता कर लो, क्या गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ पता कर लो, और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो सारा पता कर लो, और उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन शुरू कर दो। 1 हफ्ता 10 दिन एन्जॉय करने के बाद, और पूरे 1 साल वो स्ट्रैटेजी फॉलो करो, तो अगले साल तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो इसके लिए तुम मेरा वेबसाइट पे जाओ, बुक का कॉल करो, और फिर हमारी तरफ से तुमको कॉल जाएगा जिस स्लॉट में तुम कॉल बुक किया होगा। अब तुम मेरे साथ किस तरह से बुक का कॉल कर सकते हो, तो उसका ऑलरेडी एक लॉन्चिंग वीडियो बना चुके हैं मेरा कंसल्टेंसी वाला, उसको जाके देख लो, उसमें सारा प्रोसीजर भी बता दिए हैं। तो अगर तुमको लगता है कि नहीं, हमको अगला 1 साल पूरे अच्छे से मेहनत करना है, एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना है, तो फिर तुम मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। अब कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बता दें कि मेरा एक लिमिटेड सीट है, और मेरा मेंटरशिप लॉन्च किए हैं कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है? तो और उसमें सीट लिमिट है 300 प्लस 100 400 स्टूडेंट्स का। तो जिसका एग्ज़ाम खराब गया है कंप्यूटर साइंस वालों का, और लग रहा है कि इस बार गेट में अच्छा रैंक नहीं आएगा और 1 साल ड्रॉप लेने का सोच रहा है, ठीक है? तो अभी तक तुम लोग समझ में आ जाना चाहिए कि गाइडेंस प्रिपरेशन के लिए कितना ज़रूरी होता है, एक मेंटरशिप प्रिपरेशन के लिए कितना ज़रूरी होता है। सिर्फ कोर्स परचेज कर लेने से और मेहनत करने से गेट एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर तुम लोग को ये रियलाइज़ हुआ है, तो तुम लोग मेरे मेंटरशिप में रजिस्टर कर सकता है, ठीक है ना? क्योंकि जैसे ही 400 सीट फुल होगा, उसके बाद हम एक भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स नहीं लेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। और अगर तुमको लगता है कि नहीं, इस बार मेरे को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और अगले साल अपना सिलेक्शन का चांसेस बढ़ाना है, वही सारा गलती मेरे को दोबारा नहीं करना है, तो तुम लोग मेरे मेंटरशिप में एनरोल कर सकते हो, मेरे मेंटरशिप में रजिस्टर कर सकते हो। अब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बढ़िया कोर्स परचेज कर चुका होगा, तो उन लोगों को तो कोर्स परचेज करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो लोग डायरेक्ट मेरे मेंटरशिप में एनरोल कर सकते हैं, अच्छा से नोट्स वोट्स बना के रखा है तो। और मान लो कि कोई कोर्स परचेज नहीं किया था, तो जाके कोर्स परचेज करना,
ठीक है, और उसके बाद फिर मेरे मेंटरशिप में एनरोल करना। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि कोई ऐसा कोचिंग या फिर कोई ऐसा कोर्स परचेज किया हो जो नहीं होता है। अब जिस तरह का गेट एग्जाम का लेवल है उसके हिसाब से वो सूट नहीं कर रहा है, उस हिसाब से वो मैच नहीं कर रहा, तो फिर कहीं ना कहीं उसको मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि कोर्स भी परचेज कर लेना। अब कौन सा कोर्स परचेज करना है ये तुम में से मेल करके पूछ सकते हो। मेरे वेबसाइट पे जो मेल आईडी दिया हुआ है उस मेल पे जाके तुम पूछ सकता है कि अच्छा कौन सा कोर्स मेरे को परचेज करना चाहिए, कौन सा नहीं परचेज करना चाहिए, और अगर तुमको लगता है तो मेरे मेंटरशिप में भी इनरोल कर सकते हो। तो ये था कंप्यूटर साइंस वालों के लिए कि अगर तुम लोग को नेक्स्ट ईयर अपना सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाना है, तुम लोग मेरे मेंटरशिप में एनरोल कर सकते हो। और अगर कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं मेंटरशिप तुम एनरोल नहीं करना चाहते, तो फिर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के लिए क्या प्रॉब्लम्स रहा और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, मेरा गेट में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, वो सारा चीज़ जानने के लिए तुम लोग मेरे से कंसल्ट कर सकते हो और अपना सारा एक डायरेक्शन क्लियर कर सकते हैं कि हाँ मेरे को इस तरह से प्रिपरेशन करना है अगले 1 साल तक। तो कंसल्ट भी कर सकता है अगर मेंटरशिप ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस डायलेमा में होंगे जिनका एग्ज़ाम खराब गया या एवरेज गया कि हमको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर 1 साल का गेट का तैयारी करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर जॉब पकड़ लेना चाहिए उसके साथ गेट का तैयारी करना चाहिए। तो ये सारा कन्फ्यूज़न भी बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा, तो उसके लिए भी तुम मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। हम तुम्हारा बैकग्राउंड जान के, तुम्हारा माइंडसेट जान के, तुम्हारा प्रिपरेशन का क्या कंडीशन रहा है वो सारा जान के तुमको एक प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए भी तुम मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। और ये सारा चीज़ सुनने में बड़ा आम बात लग रहा है, लेकिन बिलीव मी ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट 1 ईयर के लिए अगर तुम प्लानिंग कर रहे हो कि गेट का प्रिपरेशन करना है, उसके लिए ये सारा चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके लिए जो फीस चार्ज कर रहे हैं मेरे से कंसल्ट करने का, ठीक है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा नहीं है। तुम लोग जाके चेक करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो ज़्यादा लगा है कि एक बार भाई कंसल्ट करने के लिए क्या ही उतना अमाउंट पे करें। तो वो जो एक बार कंसल्ट करेगा तुम में से, वो तुम्हारा आगे का जो 1 साल है, तुम्हारा आगे का जो फ्यूचर है, वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा मेरे से कंसल्ट करने के बाद, ठीक है। अगर फिर भी तुम लोग को वो अमाउंट ज़्यादा लगता है तो तुम्हारी मर्ज़ी, ठीक है ना, ऑब्वियसली हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते। तो ये था टोटल कि तुम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और फिर से बताए हैं कि अगला 2-3 दिन अच्छे से एन्जॉय कर लो, ठीक है ना, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना, उसके बाद फिर आंसर की देखना। कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली जो होना था वो हो चुका है। अब जाके तुम एग्ज़ाम में कुछ चेंजेस नहीं कर सकता है। तो इसीलिए अब 2-3 दिन खुद को रिलैक्स करो, खुद को आराम दो, थोड़ा एन्जॉय कर लो फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और उसके बाद फिर जाके सॉल्यूशंस देखो, आंसर की देखो, उसके बाद फिर प्लानिंग करो आगे क्या करना है, ठीक है ना। तो आई होप तुम लोग समझ में आ गया होगा कि 2-3 दिन का ब्रेक लेना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।